Assalamu alaikum students. Myself Ulfat Gulzar. Today we are going to discuss a new topic, that is rehabilitation nursing. In this I will tell you what is rehabilitation and what is the role of a nurse in rehabilitation. So I will discuss about the different definitions as per WHO and what is rehabilitation, what are its principles and what are the main goals of rehabilitation. Health, as you know, as per the WHO definition, health is a physical, psychological and social complete well-being. जब एक हम कब बोल सकते हैं कोई हेल्दी है, जब वो फिजिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली कंप्लीट उसमें उसका वेलबींग हो, तो हम बोलते हैं कि पर्सन हेल्दी है. देन डिसेबिलिटी क्या होती है? Disability means any restriction or lack resulting from impairment of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. Simply हम उसको डिसेबल बोलते हैं जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाती है या लैक कोई कमी आ जाती है कोई उस इम्पेयरमेंट की वजह से, जो उसकी नॉर्मल एबिलिटी, जो काम करने की, डेली एक्टिविटी करने की जो उसकी एबिलिटी थी, उसमें कोई इम्पेयरमेंट आ जाए, कमी आ जाए, रेस्ट्रिक्शन आ जाए, जिसकी वजह से वो नॉर्मली जो करता था, एज ए ह्यूमन बीइंग कंसिडर होता था, नॉर्मल काम करता था, वो नहीं कर पाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका लेग फ्रैक्चर होता है, तो जो वो नॉर्मली उसको फिर सपोर्ट की क्रच की ज़रूरत पड़ती, तो उस टाइम जो रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैंने जो एक्टिविटी एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज उसमें उतनी नहीं रहती है. तो वो किस वजह से होती है? किसी इम्पेयरमेंट मीन्स उसको ये क्या कहते हैं, उसको फ्रैक्चर होता है लेग का, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो काम नहीं कर, तो हम उस टाइम बोलते हैं ये पर्सन जो है ये डिसेबल हो गया, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज, उसको हम डिसेबिलिटी बोलते हैं. Now what is rehabilitation? So rehabilitation is the process of helping a person to reach the fullest physical, psychological, social, vocational and educational potential consistent with his or her physiological or anatomical impairment, environmental limitations and desires and life plans. Means rehabilitation of वो process जो उस person को जिसमें impairment या डिसेबिलिटी या हैंडीकैप्डनेस आ जाती है, उसको हेल्प करना ताकि वो फुलेस्ट अपनी फिजिकल पावर जितनी भी उसमें बाकी रहती है, या साइकोलॉजिकल पावर या सोशल, जिस तरह, क्योंकि रिहेबिलिटेशन जो होती है वो सिर्फ हम फिजिकल इम्पेयरमेंट, कभी कभी क्या हो जाता है, किसी को साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो जाता है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कोई सोशली आइसोलेट हो जाता है सोशल, या किसी का जॉब चला जाता है, किसी को एजुकेशन में फेलियर हो जाता है, तो देयर कैन बी सो मेनी इम्पेयरमेंट. तो ऐसे लोगों को मदद करना, रिहेबिलिटेट करना, हम मदद करना कि वो अपनी फिजिकल अगर लॉस हो उसमें साइकोलॉजिकल, सोशल, वोकेशनल, एजुकेशनल पोटेंशियल जो होता है उसको कंसिस्टेंट करे, उसके फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल इम्पेयरमेंट के साथ भी जो उसका बचा हुआ होता है उसको प्रॉपरली उस पोटेंशियल को कंसिस्टेंट करना एनवायरमेंटल लिमिटेशंस के साथ, ताकि उसके जो लाइफ प्लान्स होते हैं, उसके जो गोल्स होते हैं, उनको फुलफिल करने में मदद करे. जब हम उसकी इम्पेयरमेंट या जो लैक ऑफ फंक्शन होता है उसका बचा, जितना भी बचा हुआ होता है उसका फुलेस्ट यूज करके उसको हेल्प करे, दैट इज रिहेबिलिटेशन. According to WHO, rehabilitation is a combined and coordinated use of the medical, social, educational and vocational measures for training and retraining the individual to the highest possible level of functional ability. अगर हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का देखेंगे, rehabilitation वो तमाम combined और coordinated use ऑफ, चाहे वो मेडिकल का करे, सोशल का करे, एजुकेशनल का करे, वोकेशनल का करे, उस इंसान को जिसको प्रॉब्लम हुई है उसको चाहे हमें मेडिकली भी देना पड़े, सोशली, या सब कुछ, कभी कभी मेडिकल भी देना पड़ता है, सोशल, जैसे किसी की लेग लॉस ऑफ लेग हो गया तो हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट में वो लेग ट्रीट करते हैं, फ्रैक्चर ट्रीट करते हैं, इम्पेयरमेंट साइड बाई साइड उसको सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, पैसे किसी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से या व्हील चेयर प्रोवाइड करते, तो कंबाइंड मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल, वोकेशनल, जो उसको काम डेली लिविंग जितनी भी उसकी एफिशिएंसी बची हुई है, क्वालिटीज़ बची हुई है, या उसमें कोई टैलेंट बचे, उसको यूज़ करके उसकी डेली लिविंग को फुलफिल करना.
तो उनको ट्रेनिंग करना, सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, फिर रिट्रेनिंग करना, बार बार ट्रेन करना, ताकि जो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी उसकी है, जितनी भी उसकी एबिलिटी बची है फंक्शनल एबिलिटी, उसको हम यूज़ करके ट्रेनिंग दे सके, उसकी हेल्प कर सके। Now our topic is rehabilitation nursing. What is rehabilitation nursing? Rehabilitation nursing, it is important and essential part of comprehensive nursing means complete nursing, जिसमें हर कोई चीज़ आता है, प्रिवेंशन, एजुकेशन, क्यूरेटिव। तो उसमें कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग जो है उसमें एक एसेंशियल पार्ट आता है रिहेबिलिटेशन। कभी कभी हमें पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, वो ठीक हो जाता है, तो लेकिन उसको फॉलो अप की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें हर किसी पेशेंट को ऑलमोस्ट रिहेबिलिटेट करना, किसी को सोशली, किसी को मेंटली, किसी को साइकोलॉजिकली, किसी को फिजिकली। तो रिहेबिलिटेशन हमारी जनरल नर्सिंग, कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Rehabilitation nursing ideally starts at the moment a patient enter into the healthcare system. जैसे कोई पेशेंट हेल्थ केयर सिस्टम में एंटर होता है, एडमिट होता है, उसी टाइम से रिहेबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। However, rehabilitation program may take place in the special units of hospital or independent center in the community. ये बात सच है कि रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में जो होते दैट कैन टेक प्लेस इन स्पेशल यूनिट। फॉर एग्जाम्पल किसी का पेशेंट हमें एडमिट हो गया, फॉर एग्जांपल उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जैसे पैरालिसिस पेशेंट होते हैं, जिनका स्ट्रोक वगैरह होता है, हेमिप्लीजिया होता है, जिनमें एक साइड में वीकनेस आ जाती है। तो ऐसे में हम पेशेंट केयर तो वार्ड में देते हैं, जब लेकिन पेशेंट रिकवर होता है उसको फिर स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, जैसे को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत, तो उसके लिए उसको स्पेशल यूनिट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के स्पेशल यूनिट और फिजियोथेरेपी यूनिट में जाना, या इंडिपेंडेंट सेंटर कम्युनिटी में कहीं पे फैसिलिटी होती है वहाँ जाना पड़ता है। हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिहेबिलिटेशन नर्सिंग, अब जो रिहेबिलिटेशन नर्सिंग है इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कौन सी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स है जो जिनको अचीव करने के लिए हम ये रिहेबिलिटेशन नर्सिंग करते हैं। देयर आर 4 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिहेबिलिटेशन। हमारा जो मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिहेबिलिटेशन नर्सिंग, जब हम करते हैं रिहेबिलिटेट किसी को नर्सिंग में, तो हमारे क्या क्या हो, टू रेस्टोर अफेक्टेड एबिलिटीज टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ, जितना भी बचा हुआ है इसका अफेक्टेड जितनी भी हो गई है, अब जो बाकी बचा हुआ है उसको रेस्टोर करना, बचाना, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शन, ताकि वो उसको हम फंक्शन के लिए यूज़ करें। जितना भी हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी बची हुई फंक्शन को हम बचा लें। ऐसा नहीं है कि उसका लॉस हो गया तो बोलेंगे आप क्या करना है, इसको क्या बेचारा हो गया हैंडीकैप, नो, जितना उसका बचा है उसको बेस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शन तक बचाने की कोशिश करो, और उन्हीं एबिलिटीज को उसके लिए उसको ट्रेन करो उन्हीं एबिलिटीज के साथ, टू प्रिवेंट फर्दर डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। अगर थोड़ा हुआ है, प्राइमरी ही है अभी, तो बाकी फर्दर बचाना है, सेकेंडरी टेरिटरी लॉस नहीं होने देना है, डिसेबिलिटी हो गई, हैंडीकैपेडनेस नहीं होने देनी है। तो टू प्रोटेक्ट पर्सन एबिलिटीज, पर्सन उस इंसान की, इंडिविजुअल की जितनी भी एबिलिटीज बची होती है उनको बचाना होता है, उनको वर्स नहीं करना होता है। टू असिस्ट द पर्सन और पेशेंट टू यूज हिज और हर एबिलिटीज, फिर उस इंसान को, उस पेशेंट को हेल्प करना है कि वो अपनी एबिलिटीज को कैसे यूज करेगा। ऐसा नहीं होता है कि कभी पेशेंट क्या होता है, किसी का फुट कट जाता है, एम्पुटेशन होती है, या किसी का कोई चीज़ लॉस हो जाता है, तो फिर उसको हमें हिम्मत देने की कोई बात नहीं, एम्पुटेशन ऑफ हैंड या फुट हो गया, एक ही हाथ है, इस हाथ से भी आप कर सकते हो, उसको ट्रेनिंग देनी, कैसे खाना है, कैसे वॉशरूम यूज़ करना, डेली ग्रूमिंग वगैरह कैसे करनी है, डेली एक्टिविटीज़ कैसे मेंटेन करनी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ रिहेबिलिटेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ रिहेबिलिटेशन में हमें कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने जब हम रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। तो रिहेबिलिटेशन शुड बिगिन ड्यूरिंग द इनिशियल कांटेक्ट विद द पेशेंट। रिहेबिलिटेशन पहले से स्टार्ट करनी है, बीच में स्टार्ट नहीं करनी है। जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है, चाहे जिस चीज़ की भी रिहेबिलिटेशन की उसको, चाहे फिजिकल, मेंटल, सोशल, वोकेशनल, हमें पहले से स्टार्ट करना है। Restoring the patient to the independent or to regain his pre-illness, pre-disability level of function in as short a time as possible। तो रेस्टोर करना है पेशेंट की इंडिपेंडेंट, रिगेन करनी उसकी प्री इलनेस स्टेट को, प्री डिसेबिलिटी लेवल ऑफ फंक्शन को करना है, जितना भी कोशिश करनी है कि कम से कम टाइम में हम पेशेंट को वापस उसी कंडीशन में लाने की कोशिश करें जो पहले इलनेस या डिसेबिलिटी से पहले था। मैक्सिमाइजिंग इंडिपेंडेंस विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसेबिलिटी, हमें इंक्रीज करनी है उसकी इंडिपेंडेंस, मीन्स कि उसको कम डिपेंडेंट बनाना है खुद पे,
उसकी डिपेंडेंस लोगों पे नहीं बढ़ानी, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। जितनी भी उसकी डिसेबिलिटी है, विद दैट डिसेबिलिटी, चाहे उसको लिमिट भी कर रही हो, लेकिन जितना बचा है उसके साथ उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। ही मस्ट बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, उसको अपने ही काम में पार्टिसिपेट कराना है, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना है, पैसिव पार्टिसिपेंट नहीं बनाना है। मतलब उसको काम भी करेंगे, कपड़े भी लगाएंगे, ग्रूमिंग भी करनी, उसको बोलना है आप काम करो, कपड़े लगाओ, लगाने की कोशिश करो, नहाने की कोशिश करो, सो दैट वो एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाए अपनी केयर में। द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग आर फैसिलिटेट, डेली लिविंग एक्टिविटीज में उनको हेल्प करनी है और वो उनको उनसे भी हेल्प लेनी है। The individual with a disability is encouraged to wear his clothing, enhances self-esteem and dignity, जो मैंने आपको बोला। Motivates the patient and helps to attain social independence, means उसको सोशली भी इंडिपेंडेंट बनाना है, उसके रिलेटिव, उसके जो भी फ्रेंड्स वगैरह जिनके साथ वो इंटरेक्ट करता था, उसको वो इंडिपेंडेंस बढ़ानी है, मतलब ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है। फोकस इज ऑन द नीड्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल विद स्पेसिफिक कंडीशन, ज़्यादा फोकस हमें रिहेबिलिटेशन में उन ग्रुप्स पे करना है जिनको कोई स्पेशल कंडीशन हो, कोई ज़्यादा स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो। एवरी पेशेंट हैज़ अ राइट टू द रिहेबिलिटेशन सर्विस, हर किसी पेशेंट का एक और राइट होता है। ये नहीं होता है कि हम किसी एक कैटेगरी को देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पैरालाइज्ड पेशेंट्स को देंगे, किसी का एक्सीडेंट हो गया उनको नहीं देंगे, नहीं। एवरी पेशेंट जिसका भी हक बनता है, जिसको भी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, हमें उसको रिहेबिलिटेशन सर्विस देनी चाहिए। सो स्कोप ऑफ रिहेबिलिटेशन, स्कोप मीन्स कि आप किन किन एरियाज में हम रिहेबिलिटेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजियोथेरेपी, ये एक स्कोप है, एक एरिया है, रिहेबिलिटेट हम कर सकते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी भी एक तरह का रिहेबिलिटेशन है। वोकेशनल गाइडेंस करना भी एक तरह का रिहेबिलिटेशन का एक ब्रांच है। जैसे किसी को वोकेशनली कोई ऐसा होता है जो मतलब जिसको वोकेशन नहीं होता है, अर्निंग मीन्स या सोर्स नहीं होता है, तो उसको रिटेन करना, एजुकेशन देना कि वो किस तरह से, जो उसकी फॉर एग्जांपल एबिलिटीज होती है, किसी को चले माने किसी का पैर कट गया लेकिन उसके हाथ है, तो हाथ जो है निटिंग, टेलरिंग या कटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको यूज़ करना वोकेशन, ताकि वो उनकी डेली नीड जो होती है अर्निंग्स, वो उसी से अर्न कर सके अपनी डेली लिव। स्पीच थेरेपी, किसी की स्पीच, किसी में को फॉर एग्जांपल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे किसी का क्या कहते हैं उसमें वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, उनमें वो जैसे किस प्रॉपरली वो बात नहीं कर पाते हैं, उनका जो बात करने का तरीका होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, उनको मर्मरिंग होती है, बहुत टाइम लगता है कोई बात करने में, ऐसे में उनको स्पीच डेवलप करना, ट्रेन करना भी एक तरह का रिहेबिलिटेशन है। हेल्थ एजुकेशन, किसी को एजुकेशन देना रिगार्डिंग द हेल्थ, हाउ टू मेंटेन हेल्थ, हाउ टू इम्प्रूव हेल्थ, हाउ टू रेस्टोर हेल्थ, हाउ टू प्रिवेंट हेल्थ, ये भी एक तरह का रिहेबिलिटेट करना है। लोगों का हेल्थ बिहेवियर चेंज करना भी एक तरह की रिहेबिलिटेशन है। या साइकोथेरेपी देना, कोई स्ट्रेस्ड होता है, डिस्ट्रेस में होता है, तो उनको फिर उस टाइम पे काउंसलिंग करना, एजुकेट करना, स्ट्रेस ओवरकम टेक्निक्स, क्राइसिस इंटरवेंशन थेरेपी सिखाना, तो वो भी एक तरह का रिहेबिलिटेशन होता है। नाउ रिहेबिलिटेशन टीम, टीम जैसे आपको पता होगा टीम क्या होता है। टीम में होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स, कभी कभी कोई ऐसा होता है जिसको सिंगल उसकी प्रॉब्लम सिर्फ एक मेंबर या कोई एक ब्रांच ठीक नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तो पहले उसको एक मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ पे सिंपल एग्जांपल, कोई पैरालाइज्ड पेशेंट, पहले उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, डॉक्टर्स नर्सेस को देखते हैं, तो वो उसको ठीक, फिर उसके बाद उसको वीकनेस होती है हाथ में या वन साइड बॉडी में, उसको फिजियोथेरेपिस्ट देखता है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो उसको कभी कभी पेशेंट को स्ट्रेस हो जाता है कि अब मैं क्या करूँगा, मुझे वीकनेस हो गई, मैं काम, तो उसको हम साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास भेजते हैं, वो काउंसलिंग करता है। या किसी को फिर हम हाइपरटेंसिव होता है, फिर वो हम उसको डर सा रहता है कि मुझे फिर से होगा, तो हम उसको डाइटिशियन के पास भेजते हैं, जो मीनू प्लान करके देता है कि वो कैसे एंटी हाइपरटेंसिव डाइट फॉलो। देयर आर सो मेनी मेंबर्स समटाइम्स इन्वॉल्व इन द सिंगल थेरेपी। सो ये रिहेबिलिटेशन टीम में क्या क्या आता है, जैसे नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, डाइटिशियन होता है। तो रिहेबिलिटेशन टीम में स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स होते हैं, सोशल वर्कर हो सकता है, रिक्रेशनल थेरेपिस्ट हो सकता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारे जो होते हैं
कोई स्पीच थेरेपी देता है, कोई वोकेशन सिखाता है, कोई सोशल वर्क, उसके लिए फंडिंग वगैरह, व्हील चेयर्स, क्रैचेस वगैरह, या कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर अरेंज करता है, कोई रिक्रिएशनल थेरेपीज देता है जिससे उसको खुशी मिलती है, प्ले एक्टिविटीज मिलती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, सर दो सो मेनी मेंबर्स इन द रिहेबिलिटेशन टीम। फॉर एग्जाम्पल एक साइकेट्रिस्ट जो होता है वो साइकेट्रिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ऐसे में एक साइकेट्रिस्ट जो होता है लीडर ऑफ द टीम होता है, वो हर किसी इंटरवेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी उसको इवेलुएट करता है पेशेंट को, उसके लिए प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, मोटिवेट करता है पेशेंट को किस तरह से, जब वो अपनी साइकेट्रिक फंक्शन साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन साइकेट्रिक पेशेंट्स को देता है। वैसे ही एक नर्स नर्स का एक काम होता है कंट्रोल करती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पेशेंट के लिए, डायरेक्ट पर्सनल केयर ऑफ पेशेंट, डायरेक्ट मतलब मेडिकेशन देना, पेशेंट को केयर देना, एजुकेशन देना, इंफॉर्मेशन देना, मैनेजेस मेडिकेशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन इंटीग्रिटी, को इसको बेड सोर्स वगैरह तो नहीं हो गए, रैशेस तो नहीं हुए। हेल्प्स एडीएल एंड एडीएल मीन्स एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड अडेप्टिव डिवाइसेस। अगर पेशेंट को किसी अडेप्टिव डिवाइस की जरूरत होती है तो उसमें मदद करती है। ऑर्गेनाइजेस बाउल एंड ब्लेडर का प्रोग्राम जो ऐसे मैनेज करती है कि पेशेंट का बाउल ब्लेडर ठीक है कि नहीं, यूरिन पास हो रहा है कि नहीं, या स्टूल पास टाइम पे कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर रहे तो अकॉर्डिंगली फिजिशियन को इन्फॉर्म करना, उनके लिए अरेंज करना। हेल्प द पेशेंट मैनेज देयर टाइम, पेशेंट को हेल्प करती है कि वो टाइम किस तरह मैनेज करे। इन्फॉर्म द टीम अबाउट द स्टेटस ऑफ द पेशेंट, जो हेल्थ टीम होता है उनको पेशेंट के स्टेटस में के बारे में बोलना, पेशेंट कितना इम्प्रूव कर रहा है, कौन सी फंक्शन इम्प्रूव हो रही, प्रॉब्लम कहाँ पे है। एजुकेट इज द पेशेंट एंड द फैमिली, दोनों को पेशेंट को और फैमिली को एजुकेट करना, मतलब मेडिकेशन कब लेनी है, कितना टाइम हो लगेगा रिकवर होने में, कहाँ कहाँ जाना है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ होंगी, बाकी चीज़ें कहाँ पे होती है, रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पेशेंट को देती है। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल फिजियोथेरेपिस्ट, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट परफॉर्मिंग मसल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, कितनी मसल स्ट्रेंथ है, लेंथ एंड द टोन्स ऑफ मसल कितना है, एक्सरसाइज पेशेंट स्पेशली फॉर ग्रॉस मोटर फंक्शन, उनकी ग्रिप वगैरह पावर को, ग्रॉस मोटर फंक्शन को इम्प्रूव करना, उनको टीचर्स हाउ टू ट्रांसफर, बाकी टीम को सिखाते हैं कि पेशेंट को कैसे ट्रांसफर करना, अगर एक जगह से दूसरी जगह लेना है तो किस तरह, कौन से प्रिकॉशंस लेने। इंस्ट्रक्टर द यूज ऑफ व्हील चेयर, केन, क्रैचेस, किसी को क्रैच की जरूरत पड़ती है जो बैसाखी वगैरह या व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है तो वो सिखाते हैं कैसे यूज करनी। ऑफर्स फिजिकल थेरेपी मॉडलिटीज, फिजिकल थेरेपी मॉडलिटीज एक्सरसाइज वगैरह कौन कौन से मॉडलिटीज वो यूज कर सकते हैं। एजुकेटर्स फॉर पोस्चर एंड वॉकिंग, फिर सिखाते हैं कि हमें अपना पोस्चर, नॉर्मल पोस्चर, वॉकिंग वगैरह कैसे मेंटेन करना है। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल ऑक्यूपेशनल है, ऑक्यूपेशन मीन्स जो घरेलू, जो जिसका जो ऑक्यूपेशन होता है उसमें वो थेरेपी देना कि वो कैसे, फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। अब हमारा एक ऑक्यूपेशन हर किसी का भी, हम अपनी डेली एक्टिविटीज ऑफ लिविंग एक्टिविटीज को मेंटेन करते हैं। ट्रेन इज द पेशेंट इन द फंक्शनल यूज ऑफ अपर एक्सट्रीम, सिखाते हैं ऑक्यूपेशनल तरह कि हम अपने अपर लिम्स जो होती है एक्सट्रीमिटीज, बाजुओं का इस्तेमाल किस तरह करें, वोकेशनल स्किल्स किस तरह इम्प्रूव करें, अगर हमें कुछ सीखना है, फॉर एग्जाम्पल हम बुनाई कढ़ाई जो भी करते हैं, कभी कभी कोई चीज़ बनानी आती है, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, हम अपने उन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव और एक्सप्लोर करें। हम देखते हैं कि मतलब इसकी किसी पर्टिकुलर पेशेंट का सबसे ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट किस में है, किस पे उसका होल्ड है, उनको उन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। एल्बर्ट इज द होम एंड सजेस्ट मॉडिफिकेशन, होम एनवायरनमेंट को देना, फिर पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से उनको मॉडिफाई कराना, कहीं पेशेंट गिर ना जाए, अगर पेशेंट को क्रैचेस है, व्हील चेयर पे चलना है तो उसके लिए कौन सी मॉडिफिकेशन करनी है। ट्रेन इज पेशेंट इन द यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, किसी को असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी किस तरह यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल असिस्टिव टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक एग्जाम्पल, जैसे कोई बहरा होता है, हार्ड ऑफ हेयरिंग होता है, जैसे उनको कान में वो मशीन सी लगती है, हर किसी को यूज़ करनी नहीं आती, तो ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं सिखाते हैं कि ईयर जो कान में मशीन लगती है डेफनेस के लिए वो किस तरह यूज़ करते हैं, उसको कैसे लगाना है, फिर अगर रात को निकालना है कैसे रखना है, रीयूज़ कैसे करना है। कोलैबोरेटिव विद ऑल ऑफ द टीम, जो बाकी का टीम होता है उनके साथ कोलैबोरेट करके पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट थेरेपी देने की कोशिश करते हैं। Speech therapists evaluate patients' aphasia, dysarthria,
एपरेक्सिया ये लैंग्वेज स्पीच डिसऑर्डर्स है, जिसमें पेशेंट को कभी कभी बात करनी नहीं आती, इररिलेवेंट वर्ड्स होते हैं, कभी क्या होता है जो उनका स्पीच होता है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है। तो ऐसे में उनको मदद करना, स्पीच कॉम्प्रहेंशन रीडिंग एंड राइटिंग में मदद करना। कभी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी जिनको स्वेलविंग नहीं आती, फिर उनको कुछ देते उनको स्वेलो करना निगलना नहीं आता है, फीड करना नहीं आता, वो सिखाते हैं। कम्युनिकेटिव प्रॉब्लम्स एंड प्रॉपर थेरेपीज भी सिखाते हैं। किसी को कम्युनिकेटर, जैसे कोई बच्चा छोटा होता है उसमें कम्युनिकेट वो बोल ही नहीं पाता है, नाम वगैरह बुक का चम्मच का उसमें कम्युनिकेशन ही नहीं होता है, तो वो प्रॉपर थेरेपीज देते हैं, हाई टेक्नोलॉजीज देते हैं, फैमिली एंड पेशेंट एजुकेशन देते हैं, फैमिली एंड पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं कि हमें जो ये बच्चा होता है या कोई पेशेंट होता है इसकी स्पीच को हमें कैसे इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिस्ट evaluate the psychological status of the patient। पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्टेटस कैसा है, वो इररिलेवेंट तो नहीं, ओरिएंटेड है कि नहीं, क्या उसको नॉलेज है, क्या उसको रिगेनिंग पावर है, इसकी इंटेलिजेंस कैसी है, मेमोरी कैसा है, परसेप्शन कैसा है, परसेप्शन और फंक्शन। कोई पेशेंट ऐसा होता है जो बोलता है मुझे नफरत है, मैं मर जाऊं, मुझे नफरत, मैं दुनिया में नहीं, उसका नेगेटिव परसेप्शन होता है। इनकॉर्पोरेट द टेस्ट रिजल्ट इन द केयर प्लान, फिर वो बनाता है अकॉर्डिंगली केयर प्लान, किसको किस किस केयर की जरूरत होती है। एजुकेट फैमिली एंड पेशेंट, काउंसलिंग ऑफ द फैमिली, फैमिली की काउंसलिंग करना, फैमिली को एजुकेट करना, पेशेंट को एजुकेट करना, फैमिली की काउंसलिंग करना कि हम इस पेशेंट की मदद कैसे कर सकते हैं, कैसे पेशेंट इम्प्रूव होगा, इसमें पॉजिटिव परसेप्शन कैसे होगा, मेमोरी इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें वो साइकोलॉजिस्ट हमें सिखाता है, वो टर्न बाय टर्न डिफरेंट सेशंस में। So there are so many different members in the, there are so many, there is a vast scope of rehabilitation. Are so many members are team members involved in providing the rehabilitation to a single person. There can be sometimes 2, 3, 4, 5 therapists are needed. So there are so many roles played by the different therapists. So this was all for today for the session first. So hope you have understood. This topic can be referred by in this FMPS second year. This is included in their community health nursing syllabus. This can also be referred by other students who have community health nursing as their syllabus or who are having rehabilitation nursing in their syllabus. Thank you so much.